नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 20 दिसंबर को नेपाली संसद को भंग करके पीएम केपी शर्मा ओली ने जो दांव चला था उसका असर सिर्फ नेपाल की राजनीति में ही नहीं हुआ है बल्कि चीन और पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। चीन का चमचा रहा ओली बुढ़ापे में यूं ही तीर नहीं चला रहा है बल्कि एक बड़े गेम प्लान के साथ बाजियां खेल रहा है। बाजियां भी ऐसी जिसमें प्रचंड को दंड लगवाकर चीन से भी अपने लगाम का सूद वसूला जा रहा है। हालांकि चीन को लोन वॉरियर के रूप में जाना जाता है मगर ओली ने अपने फैसलों से उसे ही हैरत में डाल दिया है। अभी तक चीन और पाकिस्तान इस बात से खुश थे कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है और ओली ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है और अब सत्ता बचाए रखने के लिए भीतर खाने भर से ही सहयोग मांगा जा रहा है। थोड़ा सा आगे समझने से पहले थोड़ा पीछे समझे तो असली माजरा समझ में आ जाएगा। पिछले 3 महीनों में ओली ने विदेशी मेहमानों में भारतीय अधिकारियों से मुलाकातें की है जिनमें रो प्रमुख, सेना प्रमुख, विदेश विभाग के अधिकारी भारत से नेपाल गए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे भी नेपाली पीएम ओली से मिले हैं। यह इस बात का सबूत है कि ओली को चीन से मुक्त कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई थी। हालांकि 68 वर्षीय ओली अब कुटिल राजनीतिक हो चुके हैं। इससे पहले वे चीन के पिट्ठू माने जाने लगे थे लेकिन इस बार वे अपनी पीठ पर भारत का हाथ जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। जबकि नेपाल की राजनीति को जानने वाले इस तमाम घटनाक्रम में मोदी और अमित शाह धुरंधरों का दिमाग बता रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि जब मलेशिया में मातृ मोहम्मद और मालदीव में अब्दुल्ला यामीन ने भारत के खिलाफ काम शुरू किया तो उनकी सत्ता से रुखसती करा दी गई थी। चूंकि पीएम ओली समय रहते संभल गए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत की शरण में चले गए जिसका नतीजा यह हुआ कि सदन भंग होने के बाद भी वे प्रधानमंत्री कुर्सी पर मौजूद है। जबकि नेपाल की संसद भंग होने के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था मगर उन्होंने फिलहाल अपना इस्तीफा नहीं दिया है। भविष्य में ओली इस्तीफा देंगे इसकी उम्मीद भी न के बराबर है। वे केयरटेकर प्रधानमंत्री की बजाय इलेक्टेड प्रधानमंत्री की तरह नेपाल में जम रहे हैं। साथ ही अप्रैल मई 2021 में होने वाले चुनाव भी अपनी देखरेख में कराना चाहते हैं। ऐसे में राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी अनुमान लगा सकता है कि यह गेम प्लान ओली अपने बूते पर नहीं खेल रहे हैं बल्कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत उनकी डोर को थामे हुए है। चीन ने नेपाल में अपने जिस कुनबे को तैयार किया था उसके प्यादे पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ खड़े हैं। प्रचंड पूरी तरह दंडवत है और चीन से हस्तक्षेप की गुहार लगा रहे हैं परंतु चीन की आव्यांकी के हुसन का सूरज अब पूरी तरह अस्त हो चुका है। उसकी खूबसूरती का ओली पर कोई जादू नहीं चल रहा है। ऐसे में हिमालयी देश की राजनीति में परिवर्तन भारत को काफी सुकून देने वाला है। लंबे वक्त से चीन ओली के नेतृत्व से काफी फायदा उठा रहा था। उसने ओली को गोली देने वाले कई वायदे किए थे जिनमें नेपाल से ड्यूटी फ्री 511 वस्तुओं के आयात का बड़ा समझौता भी शामिल था। एक वादा रेल लाइन से नेपाल को जोड़ने का भी रहा है परंतु कई साल बीत जाने के बाद भी चीन ने कोई वादा नहीं निभाया है। जिस चीन की उंगली पकड़कर ओली जनता से अपने वादे पूरे करने के ख्वाब देख रहे थे वे अपने कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। ऊपर से व्यक्तिगत तौर पर चीन ने उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जो उनके खासम खास और भारत के समर्थक माने जाते हैं उन्हीं के दबाव के बाद ओली भारत से वार्ता करने को तैयार हुए थे। ग्यावली ने उन्हें समझा दिया था कि अगर वह इसी तरह भारत विरोध की नीति पर चलते रहे तो नेपाली राजनीति में उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा क्योंकि चीन से ठान कर बचा जा सकता है पर भारत की नेपाल की राजनीति में बेहद ही मजबूत पकड़ है। उससे उलझकर उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इस साल 15 अगस्त के मौके पर पीएम ओली ने प्रधानमंत्री मोदी से 15 मिनट की बात की थी। बताया जाता है कि मोदी की तरफ से उन्हें बता दिया गया था कि भारत से अच्छे रिश्ते और मदद चाहिए तो उन्हें भारत विरोध की नीति का परित्याग करना होगा। इसका असर भी एक हफ्ते बाद ही दिखना शुरू हो गया। ओली ने पूरी तरह मौन धारण कर लिया। उसके बाद भारतीय अधिकारियों और नेताओं के नेपाल में धड़ाधड़ दौरे शुरू हो गए जिससे चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। 3 दिन पहले नेपाल में जिस तरह का राजनीतिक तूफान उठा है उसने तो इनके पैरों तले से ही जमीन खिसका दी है क्योंकि ओली के प्रधानमंत्री होने का चीन को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। बेशक वे भारत की तरफ झुकने लगे थे। ओली की सरकार में शामिल मंत्रियों में चीन समर्थक कई बड़े नाम थे परंतु ओली ने सदन भंग करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को दो फाड़ कर दिया है जिसमें प्रचंड पक्ष के नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है। अब वही नेता ओली के खेमे में रहेंगे जो उसके अनुरूप नीतियों पर चलेंगे। साथ ही नेपाल में वही होगा जो भारत और नेपाल के हितों को फायदा पहुंचाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केपी शर्मा ओली अपने विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के माध्यम से निरंतर भारतीय विदेश मंत्रालय के संपर्क में बने हुए हैं। नेपाल की राजनीति में हुआ यह परिवर्तन भारत को काफी संतोष देने वाला है।
भारत पहले ही नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के प्रति सचेत रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 1 व 7 और अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद को भंग करने का फैसला लिया गया है, परंतु आंतरिक मतभेद के चलते दो खेमों में बटी एनसीपी के प्रचंड खेमा इसका जमकर विरोध कर रहा है। हालत यह है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह ओली के तर्कस के तीर पहने हुए हैं, उसने चीन को भी नेपाल में पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। नेपाली मीडिया के अनुसार चीन ओली को सत्ता से मुक्त करने के लिए साम दाम दंड भेद की हर नीति का इस्तेमाल कर रहा है। आज की घड़ी चीन की नजरों में पीएम ओली एक खलनायक के तौर पर खटक रहे हैं। उन्होंने एक ही झटके में चीन के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए हैं और गेम की बागडोर भारत के हाथ में पकड़ा दी है। इस तमाम घटनाक्रम से यह भी तय हो गया कि ओली संसद के भंग होने के बावजूद भी नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। खास बात यह है कि उन्हें राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का समर्थन भी प्राप्त है। आपको बता दें कि पिछले महीने जब पुष्पकमल दहल प्रचंड और पीएम केपी शर्मा ओली के बीच विवाद चरम पर था, तब राष्ट्रपति भंडारी ने प्रचंड को नसीहत देकर वार्ता से विवाद हल करने को कहा था, जिसके बाद प्रचंड ने तीखे शब्दों में भंडारी की आलोचना करते हुए यही बात ओली को समझाने को कही थी। पर बड़ा सवाल यही है कि बदले परिदृश्य में नेपाल में भारत के लिए क्या भूमिका शेष बचती है। कैसे भारत इस पहाड़ी देश को चीन के चंगुल से बचा सकता है। ऊपर से भारत के सामने वहां पर प्रभाव बनाए रखने की चुनौती भी है। भारत की नेपाल में मचे सियासी तूफान पर बारीकी से नजर है। हालांकि भारत ने सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, मगर भीतर खाने बहुत ही कुछ चल रहा है। इस वक्त नेपाल की राजनीति में भारत का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप एक बड़ा झमेला खड़ा कर सकता है। इसलिए यहां फूक फूक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। यद्यपि चीन और उसके पिट्ठू नेताओं को इस खेल के असली खिलाड़ी का आभास हो चुका है, मगर सत्ता की चाह ने नेपाली नेताओं के होठ सिले हुए हैं। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का यह सारगर्भित संदेश आज भी सभी को कंठस्थ है कि मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे। उन्होंने यह बात आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति हेतु कही थी, मगर ओली ने इसे अपनी और भारत की राजनीति का सूत्रवाक्य बना दिया है। ओली का अलग राजनीतिक ज्ञान अब पूरी तरह अलग नहीं रहा है। उन्हें अच्छे बुरे का आभास हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा के पहलू जरूर पता लग गए हैं। चंद्र ने अपने कार्यकाल में भारत के प्रति संयम से काम लिया था। उन्होंने कभी भारत के प्रति सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नहीं की, जबकि ओली ने सारी हदें पार कर दी थी। आज ओली पूरी तरह भारत के भरोसे हो गए हैं, परंतु उन्हें यह भी याद रखना होगा कि पीएम मोदी की नीति छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली है। मोदी जो कहते हैं वह हर किसी को नहीं दिखता है, और जो कर जाते हैं उसका पता जिसके साथ हुआ है उसे कोई और जाकर बताता है। इसलिए पीएम ओली को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी कहीं ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता घर का न रहे न घाट का रहे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।